तो अब जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे अगेन ईएमआई का, दैट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जनरेट करेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो हमारे पास दो तरह के जनरेटर होते हैं, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। हमारे सिलेबस में एसी है तो इसलिए हमने यहाँ पे एसी जनरेटर रखा है। सो डिवाइस विच जनरेट्स द एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा आपको बताया, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन और पोलैरिटी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि उसका डायरेक्शन मस्ट चेंज हो। यानी कि आपको याद होगा ये भी एसी करंट था, ये भी एसी करंट है, याद है पुत्र? ये डायग्राम आपके लिए बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज अ relative motion between the closed coil and a magnetic field, then EMF is induced। और अगर कॉइल क्लोज है तो डेफिनेटली क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट इन द सर्किट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर के अंदर आपको सबसे पहले चाहिए पुत्र एक आर्मेचर कॉइल ABCD। दिस आर्मेचर कॉइल इज जनरली मेड अप ऑफ अ कॉपर, और इस कॉइल को हम प्लेस करेंगे इन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और उसके बाद आर्मेचर कॉइल के साथ हम कनेक्ट करेंगे दो रिंग्स को, स्लिप रिंग्स S1 और S2। ये जो होलो मेटालिक स्लिप रिंग्स होंगी, ये बेसिकली एक स्लिप रिंग को आप कनेक्ट कर दोगे D के एंड से और एक को कनेक्ट करोगे A के एंड से, और इन दो स्लिप रिंग्स को फर्दर कनेक्ट किया जाएगा विद द एक्सटर्नल लोड बाय यूजिंग अ कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। कार्बन ब्रशेस जो है वो बेसिकली कनेक्ट करते हैं स्लिप रिंग्स को एक्सटर्नल लोड के साथ, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली वायर्स को लोड के साथ कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स, तो जब आपकी कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट होने के बाद वो इन वायर के साथ अगर कनेक्ट होगी डायरेक्टली, तो वो उन वायर्स को ट्विस्ट कर देगी, और ट्विस्ट करने पे आपका सर्किट टूट जाएगा। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए वी यूज कार्बन ब्रशेस, क्योंकि कार्बन ब्रशेस कॉन्स्टेंटली स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट में रहेंगे। ये वाला कार्बन ब्रश B1 S1 के साथ रहेगा, B2 S2 के साथ में रहेगा, और S1 सपोज जब यहाँ पे ये रिंग रोटेट करेगी, ठीक है, कॉइल रोटेट करेगी, तो वो D के साथ कनेक्ट करेगी और S2 A के साथ कनेक्ट कर रही होगी। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्लिप rings S1 and S2 which are again made up of a copper or like a metal, so they maintain the connection between armature coil and carbon brushes B1 and B2, इसके साथ कनेक्ट में रहेंगे। और जो कार्बन ब्रशेस B1 and B2 हैं, they maintain the contact between ring and load, वो रिंग और लोड को कनेक्ट करके रख रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ पुत्र? अब यहाँ पे जैसे ही आप इस सर्किट को प्लेस करोगे और इस सर्किट में आपने आर्मेचर कॉइल के अंदर लगा लेना एक सॉफ्ट आयरन एज अ कोर, और यहाँ पे जो टर्न्स हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक कॉइल दिखाई है, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। क्यों होंगी अभी आप समझ जाएंगे। और इन सब को प्लेस करेंगे ऑन टू एन एक्सल, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी आप इस एक्सल को रोटेट करेंगे विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करेगी। और जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल प्लेस किया गया है इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है पुत्र, सपोज नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, जिसकी वजह से कॉइल के थ्रू इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वेरिएशन आएगी। और जब कभी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया वेरी करती है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, तब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वो ईएमएफ यहाँ पे किस नेचर का इंड्यूस होगा, उसके हिसाब से करंट इंड्यूस हो जाएगा। और छोटी क्लासेस के अंदर इसका डायग्राम में आपको ये भी दिखाया जाता है कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप इवन यूज करते हैं फ्लेमिंग्स, ईएमआई में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप फाइंड कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन ऑल्सो, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वर्किंग की मदद से मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट।
तो डायरेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, लेकिन हम करेंगे मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो लेट सपोज कर लीजिए इनिशियली कॉइल आपने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस की है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो आपने कॉइल उसके परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया, तो एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा, वो भी परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, यानी कि अब दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। यानी कि सबसे पहला केस लिया जब टाइम t इक्वल टू 0, सपोज परपेंडिकुलरली आपने कॉइल को प्लेस किया, उस समय मैक्सिमम लाइंस क्रॉस हो रही हैं थ्रू द कॉइल। अब आप क्या करते हैं, आप कॉइल को ऐसे रखा है, आप कॉइल को रोटेट करते हैं एट एन एंगल थीटा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो लेट्स सपोज टाइम t के अंदर आपने एंगल थीटा कवर किया, तो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया पुत्र थीटा बाय टी, वही फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से थीटा का फॉर्मूला भी आ जाता है सर, थीटा कैन आल्सो रिटन एज ओमेगा इनटू टी। ओके, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करें पुत्र, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हमने कॉइल रोटेट किया तो वहां पे कॉइल रोटेट होने की वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो क्रॉस हो रही हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो वेरी करेंगी। पहले मैक्सिमम जा रही थी, अब भैया थोड़ा सा टिल्ट हुआ है तो कुछ कम हो जाएंगी, और कम होंगी और कम होंगी और कम होंगी, और जिस समय कॉइल आप परपेंडिकुलर से 90 डिग्री से, मेरी बात समझिए, अगर आपने कॉइल को परपेंडिकुलरली रखा ऐसे, यहां से वो सेम डायरेक्शन आएगी, तो अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगे सर, कोई भी नहीं, 0। तो यानी कि अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास हो रही थी वो वेरी कर रही है। अगर वो वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो फाई कितना है सर, बी ए कॉस थीटा। अब थीटा की जगह मैंने लिख लिया बी ए कॉस ओमेगा इनटू टी। अब याद रखिए ये मैंने एक टर्न के लिए लिया है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ले सकते हैं, और बीच में सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर को अगेन क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसी के थ्रू पास हो, पहला पॉइंट। और नंबर ऑफ टर्न्स क्यों, क्योंकि एक टर्न के लिए अगर फ्लक्स इतना है तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए पुत्र एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है पुत्र, तो ज्यादा करंट हम इंड्यूस करेंगे, देखते हैं पहले। सो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। पुत्र अभी मैंने n नहीं लगाया, आप समझ रहे होंगे, यानी कि मैं एक टर्न के लिए बात कर रहा हूँ। n नंबर ऑफ टर्न होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कांस्टेंट होंगे डेफिनेटली। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी बी, फाई का वैल्यू पुट किया बी ए कॉस ओमेगा इनटू टी। अब b क्या है पुत्र, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो कांस्टेंट है। कॉइल आपने एक फिक्स ले ली है, यानी कि एरिया भी उसका कांस्टेंट होगा, तो दोनों टर्म्स को बाहर निकाल लीजिए, अंदर आ जाएगा जी डिफरेंशियल ऑफ कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू dt। अब कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, कॉस ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू dt दोबारा, यानी कि सर ओमेगा ही बचेगा, है ना। तो माइनस बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी। अब आपने बताया है ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो यानी कि इस पूरी टर्म को हम रिप्लेस करते हैं बाय अनदर कांस्टेंट से ई नॉट। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा इनटू टी। अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला जो है ये डिपिक्ट करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है जी। अब अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो करंट कैसा इंड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होगा। तो पुत्र जो करंट इंड्यूस हुआ है उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू ई बाय आर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। किसका रेजिस्टेंस है, आपके आर्मेचर कॉइल का। अच्छा, I इज इक्वल टू, अब E की जगह लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा इनटू टी, ई नॉट अपॉन आर, अगेन वन मोर कांस्टेंट, सो वी कैन से I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इनटू टी। ये वही कंडीशन है, वही रिक्वायरमेंट है आपकी अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो अब पुत्र ग्राफिकली हमने इसको शो करना था, तो आप देखिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इनटू टी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन I एंड T या फिर थीटा। थीटा का फॉर्मूला होगा ओमेगा इनटू टी, बोले तो 2 पाई अपॉन कैपिटल T इनटू स्मॉल t। T कितना लेना है, सपोज 0, T/4, T/2, 3, T/4, T। एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक हो गया पुत्र। उसके बाद अगला साइकिल मैंने फिर शो कर दिया है। ठीक है, याद करने के लिए T/4, 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 T/4 ऐड करते जाइए। ठीक है, आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब इसको अगर हम थीटा के साथ भी कंपेयर कर लें तो जब T0 तो थीटा भी 0 होगा। जब T की वैल्यू T/4 होगी तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि π/2। ये पाई, इस तरह आप आगे वैल्यू बढ़ा सकते हैं पुत्र। अब ध्यान दीजिएगा, अब या तो आप थीटा की वैल्यू रख लो या T की वैल्यू रख लो पुत्र। यहाँ पे सपोज मैं थीटा की रख रहा हूँ, जब थीटा 0 तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 0
जीरो, यानी कि आई की वैल्यू जीरो, तो यानी कि यहाँ पे होगा फर्स्ट केस। ठीक है, उसके बाद जब थीटा 90 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन 90, साइन 90 1, तो यानी कि आई की वैल्यू आई नॉट आ गई मैक्सिमम। उसके बाद 180 डिग्री अगेन साइन 180 जीरो, यानी कि t/2 पे आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद 270 डिग्री में -1 वैल्यू होती है, साइन 270 -1 होता है पुत्र, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू -1, सो -1 यहाँ पे, फिर जीरो यहाँ पे। तो यानी कि अगर मैं इन सारे डॉट्स को टच करता हूँ तो ये साइन वेव बना रहा है, और साइन वेव बनाते हुए आप देखिए कि फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट जो है वो पॉजिटिव है, और सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर करंट जो है वो नेगेटिव है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि करंट जो है वो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है दो। जैसा इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स करंट जो है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। सो दिस इज अबाउट एसी जनरेटर।